important factors which determine the value of डेल। अब ये जो डेल आ रहा है यहाँ पे, डेल ओ अगर लिखा जाता दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल, डेल टी अगर लिखा जाता तो टेट्राहेड्रल, एंड डेल एस पी लिखा जाता देन स्क्वारप्लेनर। मैं यहाँ पे सिर्फ डेल लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल। ये क्या होता है, डेल क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी। वो सिंपली क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्प्लिटिंग एनर्जी। जो डेल का जो वैल्यू है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वाइटल स्प्लिटिंग एनर्जी बेसिकली वो। तो फर्स्ट फैक्टर है इसमें नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड, अब देखना यहाँ पे नेचर ऑफ लिगेंड, मुझे ये चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर SFL हो और SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसके लिए जो डेल का वैल्यू होता है, अगर हम लोग ओ की बात अगर डेल ओ लिखा जाए दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल, मैं सिंपली यहाँ पे देख पाता हूँ इस तरीके से और SFL, इसके लिए जो डेल का वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, ज्यादा होता है डेल ओ चाहे डेल टी जो भी रहे वहां पे। तो फॉर SFL, और मेनली यहाँ पे हम लोग SFL की बात, ये ऑक्टल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। फॉर SFL डेल नॉट का जो वैल्यू होता है वो ज्यादा रहेगा, एंड फॉर WFL वीक फील्ड लिगेंड, जो डेल नॉट का वैल्यू होता है वो क्या रहेगा इसमें, कम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले भी आया हुआ तो उसको दोबारा से नोट कर लेना यहाँ पे। ओ और ऑक्टाहेड्रल, बाकी अगर टी के लिए रहेगा तो वो भी सेम करके सोचना है वहाँ पे टेट्राहेड्रल के लिए भी। अब इसमें एक बेस्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा उसके लिए डेल नॉट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से आ रहा हो, CONH3 होल 6 3 प्लस COH2O होल 6 3 प्लस एंड CN6 3 माइनस। अब यहाँ पे देखना है कि डेल ओ का वैल्यू का ऑर्डर क्या रहेगा, दैट मीन्स ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल ओ का जो ऑर्डर रहेगा इस तीनों में 1 2 3। बताओ, सोच के बताओ ऑर्डर इसका क्या रहेगा। तो सिंपली करना क्या था, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा उसके लिए डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा, जो WFL उसके लिए कम रहेगा। तो डेल नॉट का ऑर्डर 1 2 3 में। बताओ सब लोग क्वेश्चन नोट करो, सब लोग सोचो इसमें क्या रहेगा। तो वो सीरीज जो हम लोग लिखे थे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिगेंड्स का जो स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आ रहा था वहां पे, वो तो सबसे पहले याद होना चाहिए। सही है, सब लोगों का सही आ रहा है इसमें 3 1 2। यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सबका कोबाल्ट का क्या होगा, +3 हर केस में +3 आ रहा है। यहाँ पे जो वेरी कर रहा है वो क्या है, लिगेंड्स वेरी कर रहा है। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा उसके लिए डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा रहता है वहां पे। तो इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड का सबसे ज्यादा 3 1 2। क्लियर है इसमें। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस का इधर का ही क्वेश्चन आया हुआ, पूछा गया इसमें, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि डेल नॉट का अगर ऑर्डर पूछा जाए इसमें, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है उसके लिए डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा। तो ये ऑर्डर जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था उसका अगर ऑर्डर याद है तो क्वेश्चन कर सकते थे। सेकंड फैक्टर है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल।
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। अब यहाँ पे देखने एक पॉइंट नोट करना है कि जनरली हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, generally higher the oxidation state, generally higher the oxidation state, ऑक्सीडेशन स्टेट या जो मेटल आयन है उस पे जो चार्ज आ रहा है वो जितना ज्यादा होगा, जनरली हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द सेंट्रल मेटल, या ऑक्सीडेशन स्टेट के बगल में लिख लो तो वहां पे चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल greater the value of del, greater the value of del। तो सेकंड पॉइंट भी सिंपल सा है, कुछ भी रटने वाला पॉइंट नहीं है। जितना ज्यादा चार्ज होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल मेटल पे, डेल का भी वैल्यू क्या होगा उतना ही ज्यादा। एग्जांपल से इसको भी क्लियर करते हैं कि यहाँ पे FeCN6 -4 और यहाँ पे आ रहा FeCN6 -3। यहाँ पे डेल का वैल्यू किसका होगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, दैट मींस ऑक्टाइड कॉम्प्लेक्स का केस है, तो डेल नॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसमें डेल नॉट का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट पहले नोट करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या रहेगा। तो सब लोग बताओ इसमें सैयारा, सब लोगों के सैयारा इसमें 2 greater than 1, 2 का ज्यादा होगा वहां पर, सब लोगों का सही है। इसमें क्या होगा इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा +2 और इसका क्या आ रहा है यहाँ पे +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोगों का जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ जाता है कॉम्प्लेक्स का, वो तो बहुत अब क्लियर होना चाहिए सब लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ये क्या रहेगा इसमें +3, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है सेंट्रल मेटल पे, दैट मींस इसी का क्या होगा डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा रहेगा। यहाँ पे जब नेचर ऑफ लिगेंड्स, यहाँ भी CN है इधर भी CN है, तो नेचर ऑफ लिगेंड्स से हम फिर क्या देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। कर लो सब लोग पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो। कर ले सब लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लिए हैं, तो ठीक आगे देखते हैं हम लोग इसमें। थर्ड फैक्टर है इसमें, फर्स्ट क्या था नेचर ऑफ लिगेंड्स, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा डेल का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड फैक्टर था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका डेल का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूट, और ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब बेसिकली ये जो फैक्टर है यहाँ पे देखना है कि डेल SP हो, स्क्वायर प्लेनर हो, डेल नॉट हो और डेल T हो, तो पहले भी रिलेशन लिखे हुए थे, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा था डेल SP, डेल नॉट और डेल T में। सही है, बिल्कुल डेल SP, सही है। डेल SP फिर डेल O दैट मींस ऑक्टाहेड्रल एंड डेल T दैट ऑफ टेट्राहेड्रल।
ये रिलेशन पहले भी लिखे होते तो यहाँ पे फिर से इसको नोट कर लेते थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर ज्योमेट्री डिफर कर रहा है, दैट मीन स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, टेट्राहेड्रल आ रहा है, उस केस में स्क्वायर प्लेनर वाले का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, वो ज्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट है बेसिकली नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन, और देखने की नेचर ऑफ मेटल आयन सारा कुछ फैक्टर सेम आ रहा है, लास्ट में फिर क्या देखेंगे वो मेटल आयन का जो नेचर है वो देखेंगे। तो नेचर ऑफ मेटल आयन में जनरली जो ऑर्डर आता है यहाँ पे डेल नॉट का, डेल नॉट या जो भी आ रहा है इसमें, वो क्या रहा था यहाँ पे 3D लेस देन 3D 4D और ये 5D। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, किसको समझते हैं यहाँ पे कि मान लो कि यहाँ पे कोई भी कम्प्लेक्स अगर, कोई कम्प्लेक्स अगर आ रहा है वहां पे तुम्हारा 3D का, दैट मीन Fe का है, तो Fe का जब कन्फ्यूजन लिखो तो वो लास्ट में क्या आता है 3D। Fe आ रहा है, Fe का कोई कम्प्लेक्स हो, और 4D दैट मीन्स रोडियम का कोई कम्प्लेक्स आ रहा हो, और फिर 5D दैट मीन्स प्लेटिनम का कोई आ रहा हो। सबका यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता होना, 26 रोडियम का, 44 प्लेटिनम का, 78। दैट मीन जब इसका कन्फिगरेशन लिखोगे तुम, यहाँ पे क्या आता है, ये 5D सीरीज का है प्लेटिनम, 4D का, और ये 3D का आ रहा है यहाँ पे। इसमें होता क्या है इस केस में कि सब कुछ सेम है, अगर लिगेंड्स का नेचर भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबके सेम आ रहा है, तो अगर 5D सीरीज का कोई सेंट्रल मेटल है, नेचर ऑफ मेटल आयन, दैट मीन मेटल आयन की बात करें, दैट मीन सेंट्रल मेटल ये हो, तो मेटल आयन का जो नेचर है अगर वो 5D सीरीज का है और बाकी फैक्टर सेम है, उसके लिए डेल का वैल्यू ज्यादा होता है। फिर 4D के लिए क्योंकि रोडियम आ रहा है, फिर 3D के लिए। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यहाँ पे लिगेंड्स जो है सब में सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सबका सेम आ रहा है, सारा फैक्टर सेम आ रहा है, तो जो सेंट्रल मेटल है वो अगर 5D सीरीज का है तो उसके लिए पीटी का वैल्यू, दैट मीन प्लेटिनम अगर आ रहा है 5D, तो 5D के लिए ज्यादा, फिर 4D, देन 3D। यहाँ पे 5D 4D 3D का जो, उसमें तो एटॉमिक नंबर का कुछ आइडिया होना चाहिए, जैसे प्लेटिनम है तो 5D सीरीज का आ जाएगा, रोडियम है या सिल्वर होता वो क्या जाता 4D का, गोल्ड होता 5D का आ जाता, Fe है, कोबाल्ट है, निकेल है, क्रोमियम है, जो भी रहता वो तो फिर किसका रहेगा 3D का। तो जनरली ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ये कुछ फैक्टर्स आ रहा था जिसके बेसिस पे कि हम लोग ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी को डिसाइड कर पा रहे थे। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीछे का जो दो फैक्टर लोग पढ़े थे, ये दोनों फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ लिगेंड्स और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। बाकी इससे अगर डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो ये फैक्टर भी आएगा। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे सब लोग। ये जो फैक्टर हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखे लोग है, इफ अदर फैक्टर्स आर सेम, तो ठीक आगे बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट डालोगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नोट तो कर लिए थे यहाँ तक। सर पिछला पेज दिखाओ।
थैंक यू सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी बेसिकली सीएफटी का ही एप्लीकेशन रहता है कि कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो भी वीबीटी का ड्रॉबैक था, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किसी कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है वो नहीं पता चल पाता था, लेकिन सीएफटी पढ़ने के बाद किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर पता कर पाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना था कि कंपाउंड्स ऑफ कलर compounds of color due to various reasons. Compounds of color due to various reasons. इसमें फर्स्ट पॉइंट है इसमें डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझेंगे इसका मीनिंग क्या होगा, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड पॉइंट है इसमें चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, तो कोई भी कंपाउंड अगर कलर शो करता है तो उसका ये दो रीजन आता है। दैट मीन दोनों अलग अलग है, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ट्रांसफर। उसमें पहले देखते हैं डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फर्स्ट है इसमें डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। मेनली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कलर शो करता है उसका रीजन क्या होता है वहां पे, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखना है कि जो डी ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, मान लो कि अगर कोई सेंट्रल मेटल है जिसका कि अगर समझ लेते हैं इसको पहले, यहाँ पे क्या स्कैंडियम अगर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा हो, इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नोट नहीं करना, बस समझना है इसको। Sc3+ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है स्कैंडियम, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, सोच के बताओ उसमें क्या रहेगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर सही है बिल्कुल, इसमें 21। 21, और 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर ही कर दिया गया है, दैट मीन्स 18, और 18 दैट मीन इनर्ट गैस आर्गन, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, 0। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3d0। अब जो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें यहाँ पे उसका कोई ट्रांजिशन नहीं हो पाता वहाँ पे। तो बेसिकली या फिर 3d0 कन्फिगरेशन आ जाए, या फिर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है कि Zn+2, तो Zn+2 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो Zn का ऑक्सीडेशन, Zn का एटॉमिक नंबर 30, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर ही चला गया, तो इसका क्या रहेगा 3d10, और 3d10 में भी क्या होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर। तो बेसिकली डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको समझने के लिए वहां पे कम से कम अनपेयर्ड एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वहां पे, तब उसका ट्रांजिशन हो पाता है वहां पे। क्लियर है वहां पे इस केस में। तो जो डी ट्रांजिशन है वहां पे, तो जनरली अगर D0 और D10, एंड लिख लो यहाँ पे, D10 अगर कन्फिगरेशन किसी का आ रहा है तो वो जनरली क्या होता है, कलरलेस, क्योंकि उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो कि उसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो पाए। ये क्या होगा, जनरली कलरलेस। बट D1 से लेकर के D1 to D9, अगर इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कन्फिगरेशन आ रहा है तो वो जनरली क्या होगा, कलर्ड होता है।
समझते हैं इसको हम लोग क्या होगा यहाँ पे। तो D1 से लेके D9 तक का जो कंपाउंड होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कन्फिग्रेशन आता है इस तरीके का, वो जनरली कलर्ड होता है और उसका कलर्ड होने का रीजन है डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन को समझने के डी ट्रांजिशन एक्चुअल में होता है क्या है। बेसिकली अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, डायामैग्नेटिक। तो जो भी डायामैग्नेटिक कंपाउंड है वो जनरली क्या होगा, कलरलेस। और जो भी पैरामैग्नेटिक होगा वो क्या होता है, कलर्ड। अब देखते हैं कि डीडी ट्रांजिशन क्या है। तो डीडी ट्रांजिशन में अगर ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में देखें यहाँ पे, तो जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड था वहां पे, वो कैसे स्प्लिट होता था, उसका जो 5D ऑर्बिटल था वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट होता था। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का कई ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑक्टाहेड्रल का जो दो डी ऑर्बिटल्स था वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट होता था, और ये क्या था, T2G, और ये क्या था, EG। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और बाकी के लिए भी यही सेम पॉइंट रहता है, EG और T2G। अब देखो होता है क्या यहाँ पे ध्यान से समझ लो, उसके बाद नोट करोगे। अब मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक अनपेयर्ड एक D1 कन्फिग्रेशन आ रहा है इसी कम्प्लेक्स का। और D1 कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाए, T2G में या EG में। ये सोच के बताओ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2G में। T2G। T2G। तो ये बिल्कुल आसान सा है, T2G जिसका एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो किस में चला जाएगा, T2G में। अब देखो होता है क्या इसमें कि जो कम्प्लेक्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में अभी है। अब क्या होता है इसको यहाँ पे कि लाइट के फॉर्म में इसको जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक इलेक्ट्रॉन, लाइट के फॉर्म में एनर्जी जैसे यहाँ पे आता है इस कम्प्लेक्स पे, इस कम्प्लेक्स का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है T2G ऑर्बिटल्स में, वो क्या होता है वहां पे एक्साइट करके जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया ये लाइट के फॉर्म में हो, तो जैसे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर के ऊपर चला जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब जैसे करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है यहाँ पे, क्यों ऊपर जा रहा है यहाँ पे है, क्योंकि ये जो जैसे लाइट के फॉर्म में एनर्जी पड़ रहा है इस कम्प्लेक्स पे, तो जैसे एनर्जी को वो लाइट पे एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे, तो जैसे लाइट पे एब्जॉर्ब करता है ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर चला गया वहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाता है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे ये आकर के जो लाइट जो यहाँ पे आता है इस कॉम्प्लेक्स पे, इसको जैसे एब्जॉर्ब करता है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर जाता है, इसका भी कुछ कलर होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं ई एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे जो ई एब्जॉर्ब है एक, और इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या है यहाँ पे, डेल नॉट। मैं इधर दिखा दूं, अगर इसके बीच का जो एनर्जी गैप है, ध्यान से समझोगे यहाँ पे, वो क्या है, डेल नॉट, जो तुम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखना है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एक इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करे जो कि ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला जाए एक्साइट होकर के। ये सोच के बताओ इसमें कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जितना। More than del naught। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। वो क्या है, डेल नॉट के बराबर, जितना कि ये एनर्जी इसके बीच का है, जब उतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पाएगा। यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब किसके बराबर होगा यहाँ पे, डेल नॉट के बराबर, तभी वो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पाएगा। और डेल नॉट क्या होता है इसमें, जो एनर्जी अगर ये पड़े हो गए इक्वल टू एच न्यू, ऐसा कुछ पड़े हो गए तुम लोग इसमें, और या फिर इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब है वो किसके बराबर होगा, डेल नॉट के बराबर। और ये फिर क्या आ जाता है यहाँ पे, HC अपॉन लैम्डा। ये जो लैम्डा है वो क्या है, एब्जॉर्ब, लाइट के फॉर्म में आ रहा है, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा वो, एक ही रिलेशन यहाँ पे देखना था।
आगे हम लोग समझते हैं इसको कि ये रिलेशन पहले यहाँ पे याद रखना है। ये रिलेशन कहाँ से आ रहा है? जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितना ही एब्जॉर्ब करे जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला जाए, तो क्या होगा? डेल नॉट के बराबर, जितना एनर्जी गेट है। और डेल नॉट ई एब्जॉर्ब इक्वल टू डेल नॉट, और एनर्जी एब्जॉर्ब है लाइट के फॉर्म में, तो एक फार्मूला ये भी पड़ा हुआ है, hc अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा क्या होता है? लैम्डा एब्जॉर्ब। और वेवलेंथ है यहाँ पे है, ये जो होगा विजुअल रीजन में कुछ कलर भी शो करेगा। जैसे यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इसका जो विजुअल रीजन होगा, उस विजुअल रीजन में ये कुछ कलर भी शो करता है यहाँ पे। अब ये जो डी ट्रांजिशन है, इसका मतलब क्या था कि जो अभी जो इलेक्ट्रॉन था, ये भी किसी डी ऑर्बिटल में होगा, और यही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के एक्साइट होकर के ऊपर चला गया ये। अब क्या होता है इसमें यहाँ पे, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये जो विजुअल रीजन में कुछ कलर शो करेगा यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का, बट एक्चुअल कलर जो इस कॉम्प्लेक्स का होता है, जो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब किया जो कलर यहाँ पे आता है विजुअल रीजन में, वो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स का कलर नहीं दिखता है। वो एक्चुअल जो कलर होता है, अब यही जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, यहाँ पे ध्यान से समझना है, यही जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था एक्साइट होकर के, वही जब एनर्जी रिलीज करता है, ये क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब का, क्या बोलना, एनर्जी एब्जॉर्ब। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर गया, और जब यही एनर्जी इमिट करेगा या रिलीज करेगा एनर्जी है, यही जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, यही जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा ये, वही फिर क्या आएगा? नीचे आ जाएगा यहाँ पे एनर्जी रिलीज करके, या इमिट करके यहाँ पे एनर्जी रिलीज। और जो एनर्जी रिलीज करके जो इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा, वही इलेक्ट्रॉन वो जब विजुअल रीजन में जो कलर शो करता है, वो एक्चुअल कलर आता है कॉम्प्लेक्स का। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उस टाइम जो कलर होता है, तो बोलता है हम लोग एब्जॉर्ब कलर। बट जो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स का कलर हम लोगों को दिखेगा, वो कौन सा कलर होता है? जब वो एनर्जी रिलीज करके नीचे आता है, वही इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा आता है। यहाँ पे दो चीजें हो रहा है। जब एनर्जी, यही जो स्टार्टिंग से देख लेते हैं फिर से, यही जब सिंगल इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब हुए, तो एक्साइट होकर के ऊपर चला जाता है इजी में, उस टाइम भी कुछ कलर शो करेगा, बट हम लोगों को वो कलर विजिबल नहीं होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है वहां पे, जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, वही जब एनर्जी रिलीज करता है, वही इलेक्ट्रॉन फिर नीचे वाले ऑर्बिटल्स में आता है। और जब नीचे वाले ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन आएगा, उस टाइम जो विजुअल रीजन में कलर शो करेगा, तो वही कलर हम लोगों को फाइनल कॉम्प्लेक्स का आता है। इसको बोलते हैं लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसका एक मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर दूं। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का एक यहाँ पे सर्कल भी होता है। वेट कर लोगे इसको, मैं अभी जब पूरा एक बार कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद जो भी डाउट रहेगा तो वहाँ पे पूछोगे। मैं अभी कंप्लीट नहीं किया हूँ, अभी कंप्लीट करता हूँ इसको। अब क्या होता है यहाँ पे, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी होता है। अब देखोगे, अगर मैं वेवलेंथ की अगर बात करूँ पहले यहाँ पे, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस कलर का होता है? वॉयलेट। नहीं, वेवलेंथ की बात कर रहे रेड। हैं। रेड, ये सबको पता होना चाहिए। सही है। तो क्या होगा वहां पे? ऐसा कुछ पड़े होगे वीडियो। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका? रेड का। लेमडा का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड के लिए। और जिसके लिए रेड वेवलेंथ का वैल्यू ज्यादा, लेकिन उसके लिए एनर्जी जो होगा वो क्या होगा वहां पे? कम। इसको हम लोग भी रिलेट करेंगे यहाँ पे। अब एक यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे देखना था। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्कल या कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल। कॉम्प्लीमेंट्री, इसको समझ लोगे, मैं इसको पूरे अच्छे जब एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद जब कोई डाउट रहेगा तो और पूछोगे। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का एक सर्कल ही आ रहा है। और इसमें देखो होता है क्या यहाँ पे, अगर मैं इस सर्कल में वी आई को रखूँ यहाँ पे, तो वी आई जनरली साथ में रहेगा इस केस में। वी आई, वी, जी, वाई, ओ, आर। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो सर्कल में बना रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसको समझना है। अब मान लो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, वो एनर्जी जो एब्जॉर्व कर रहा है विजुअल रीजन में, तो विजुअल रीजन में जब एनर्जी एब्जॉर्व करता है उस टाइम भी कुछ कलर आता है। उस टाइम जब कलर शो
कलर आता है वो क्या आएगा, ब्लू कलर का आ रहा है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है इलेक्ट्रॉन, वो जो विजुअल रीजन में वहां पे कलर शो करेगा, वो अगर ब्लू कलर का है, उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर होगा जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, उस टाइम जो कलर शो करेगा, जब एनर्जी, स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उस टाइम का कलर क्या, कॉम्प्लेक्स का ब्लू। तो हम लोग को जो फाइनली दिखेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा वो क्या आएगा वहां पे, ऑरेंज, इसके जस्ट सामने। तो क्या बोलते हैं लोग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वहां पे उस टाइम जो कलर शो किया, मान लो कि ग्रीन है, तो हम लोगों को जो दिखेगा कॉम्प्लेक्स का कलर, तो एक्चुअल में कौन सा कलर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ग्रीन के सामने कौन सा है उसमें, रेड। या फिर अगर वायलेट या इंडिगो हो, जो एब्जॉर्ब है उस टाइम जो कलर शो कर रहा है, वो क्या होगा, वायलेट या इंडिगो, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो क्या होगा उसमें, वाइट। या फिर जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का, दैट मीन्स रेड का, तो रेड कलर को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का अगर जो आ रहा है वहां पे वो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का अगर एब्जॉर्ब कर रहा है दैट मीन्स रेड। तो रेड कलर को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका जो एक्चुअल में कलर दिखेगा वो कौन सा कलर दिखेगा, कॉम्प्लेक्स का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हो जाएगा, ग्रीन। ये कलर दिखेगा। क्वेश्चन भी करते हैं इस पे बेस्ड हम लोग अभी, तो और भी क्लियर होगा। यहाँ तक इसको पहले नोट भी कर लो इस केस में। क्वेश्चन किस टाइप से आता है, तुम लोग एक दो क्वेश्चन करें तो और भी क्लियर होगा कि कलर कैसे पता चलता है। एक तो ये पहले पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो सबसे वेवलेंथ किसका ज्यादा, रेड का, फिर ऑरेंज, इस तरीके से जो इसमें डायग्राम पहले इसको ड्रॉ कर लेते तुम लोग, उसके बाद फिर ये रिलेशन लिख लेते और लास्ट में सबसे ये कंप्लीमेंट्री कलर करके उसके बाद इसको ड्रॉ कर लेते। तो डीडी ट्रांजिशन का मीनिंग क्लियर है यहाँ पे कि डीडी ट्रांजिशन बोलने का मतलब क्या है। ये अभी डी ऑर्बिटल का, नीचे वाले डी ऑर्बिटल का, T2G का ऑर्बिटल का एनर्जी ऊपर जाता है और वही फिर जब एनर्जी रिलीज करता है तो वो क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आता है। तो वो जो कलर होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वो ओरिजिनल कलर हम लोगों को, कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वही उसका ओरिजिनल कलर होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कल यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है, ऊपर नोट डाउन कर लो। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है कि जो भी लाइट, जो एब्जॉर्ब लाइट होगा वो, जैसे इस पे लाइट कॉम्प्लेक्स पे पड़ेगा या तो जो T2G ऑर्बिटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो एक साइड तक ऊपर जाएगा, और जब वही एनर्जी रिलीज करेगा उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के नीचे आएगा वहां पे है,
उस टाइम जो कलर शो करता है वही क्या रहता है, ओरिजिनल कलर होता है कॉम्प्लेक्स का, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि मान लो कि लॉन्गेस्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स है, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कलर, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या, कौन से कलर को ऑब्जर्व करेगा वो, रेड। रेड। और रेड को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स का कलर होगा वो क्या दिखेगा फिर तुम्हें, ग्रीन। ग्रीन। उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये तो लॉजिक है इसमें। ये जो सर्कल बनाया है किसके लिए, तो सर्कल है कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्कल बोलते हैं इसको। या कभी कभी ऑप्शन उस तरीके का दिया रहे, मान लो कि वी आई वायलेट इंडिगो के बॉर्डर पे ये ब्लू आ रहा है यहाँ पे, तो ब्लू अगर कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑप्शन में अगर दिया हुआ वहां पे ऑरेंज या येलो, तो उसके बाउंड्री लाइन पे हो सकता है, वहां पे येलो ऑरेंज लिखा रह सकता है या रेड ऑरेंज इस टाइप से। तो अगर वो ऑप्शन में सिर्फ ऑरेंज नहीं है, रेड ऑरेंज भी है, उसको भी टिक कर सकते हैं वहां पे, दैट उसके बाउंड्री लाइन पे भी हो सकता है। ब्लू कलर का लाइट अगर एब्जॉर्ब कर रहा होना चाहिए एग्जैक्ट ऑरेंज, बट रेड ऑरेंज भी लिखा हुआ है तो वो करेक्ट है वहां पर, दैट मीन आसपास भी हो सकता है। कल यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें फिर। ठीक है, कुछ लोग अभी नोट कर लो नोट पहले। इस जो एरो में दिखा रहा है इसका मतलब क्या है, जैसे ये लाइट के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर चला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा फिर एनर्जी रिलीज करके नीचे आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इस डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, इसको क्या बोले, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा, विच ऑफ द फॉलोइंग, इवन इसमें उसकी जरूरत भी नहीं रहता डिटेल का, बहुत ज्यादा डिटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन, which of the following complex ion is not expected to absorb visible light। विजिबल लाइट को कौन सा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ऑप्शन है इसमें NiCN6 2 माइनस, बी में क्वेश्चन साथ में नोट कर लो फिर सोचोगे इसमें, CrNH3 4 6 3 प्लस, सी में है Fe H2O6 प्लस 2, और डी ऑप्शन है इसमें NiH2O 4 6 2 प्लस। क्वेश्चन बोला जा रहा है which of the following complex ion is not expected to absorb visible light। विजिबल लाइट को कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करने का मतलब क्या है, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा विजिबल लाइट और वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है वहां पे, दैट मींस वो कलर भी शो नहीं करेगा, क्योंकि लाइट को अगर विजिबल रीजन में अगर एब्जॉर्ब कर रहा है वो कुछ ना कुछ जो भी वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो कुछ ना कुछ कलर शो करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे वो कलर शो ना करे, डज नॉट एब्जॉर्ब, एक्सपेक्टेड टू
नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजुअल लाइट, विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो कलर शो नहीं करेगा। नहीं, इसमें देखना कि यहाँ पे थर्ड कुछ लोग बता रहे हो, इसका मैं लॉजिक पहले बता दूं कि एक्सपेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसका मतलब वो कलर नहीं शो कर रहा, क्योंकि विजुअल रीजन में अगर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो विजुअल लाइट होगा तो उसका कुछ ना कुछ कलर होगा। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक देखना है कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा एक्साइट होगा ही नहीं ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं T2G में। सोच के बताना है, लॉजिक क्लियर है। जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करे जिसके पास अनपेयर्ड होगा वही तो फिर दूसरे डी ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा, T2G से EG में जाएगा, और तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं तो फिर विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कलर शो नहीं कर पाएगा। अब सोच के बताओ इसमें। क्वेश्चन क्या चेक करना है अब इसमें, सिंपली जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 दैट मीन्स कोई भी डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन क्या हो जाएगा वहां पे 0। तो कुछ आंसर आ रहा है इसमें, अभी भी सबका अलग अलग आ रहा है, किन्हीं का ए आ रहा है, किन्हीं का सी आ रहा है, तो चेक करता हूँ यहाँ पे। NiCN6 2-, इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोसेस वो करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसका, Ni2+। क्वेश्चन क्या आ रहा था इसमें, NiCN, इसको करेक्ट करते हैं यहाँ पे, इसको करेक्ट करना था यहाँ पे, NiCN4 है ये, बाकी इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का बाकी, लेकिन ये क्या था NiCN4 2-। बस इसको करेक्ट करके बताओ अब आंसर। NiCN4 था यहाँ पे 6, इसको करेक्ट कर लो पहले। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाता है Ni2+, ये क्या हो जाएगा आर्गन 3D8। सोचने का तरीका क्या है इसमें, जब 3D8 आ गया और लिगेंड्स कैसा है इसमें Cn, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा या नहीं होगा, होगा। होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा 3D8 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा पेयर अप हो जाता है यहाँ पर। मैं डायरेक्टली पेयर अप दिखा देता हूँ, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, वो क्या आ जाएगा 0, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 दैट मीन्स आंसर तो यही आ जाता है यहाँ पर। इसको 6/4 करना था, बाकी वो चेक कर रहे हो इसमें से कुछ होगा सी आ रहा, मैं सी चेक करके बताऊँ तुम्हें, सी ऑप्शन। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया इसमें +2, इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आर्गन 3D6 आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे है। और जब 3D6 आ गया इस केस में, अब देखना कि वाटर कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक। तो ये वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, ये नॉर्मल 6 इलेक्ट्रॉन जाना है, ये यहाँ पे आ जाता, तभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, ये विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। Ni यहाँ पे क्या रहेगा, Ni+2 इस केस में भी होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा निकेल का +2, बट यहाँ पे लिगेंड्स कैसा आ गया वीक, और वीक लिगेंड से यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग था तो पेयरिंग हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैं 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्रोमियम भी है, क्रोमियम Cr3+, दैट मींस कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा तुम्हारा आर्गन 3D3। क्लियर है, यहाँ इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्साइट भी नहीं होगा, दैट मींस वो विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। तो आंसर क्या आ जाता है इसमें ए।
पूछा हुआ क्वेश्चन है ये PMT 2010 का है ये, या नीट सिंपली लिख लो यहाँ पे। तो जब ऐसा क्वेश्चन है कि एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, तो वहां पे फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है। यहाँ बोला था नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, दैट मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास 0 हो, दैट इज वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम लोग कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया सबको कैसे सोचना था यहाँ पे। ये करेक्शन एक था, उसके बाद फिर ये सोच पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NM2+ ion forms complexes M H2O6+2 M En3+2 एंड क्वेश्चन साथ में नोट कर लो। M क्या है? सेंट्रल मेटल, MbR6-4 match the complexes match the complex with appropriate color among green, blue and red। सोचना यहाँ पे क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए। NM2+ ion forms complexes MH2O6+2 MEN5+2 and MBR6-4 match the complex with appropriate color among green, blue, red। ये 3 कॉम्प्लेक्स है और ये 3 कलर दिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या क्या रहेगा इसमें, वही मैच करना है यहाँ पर। क्वेश्चन क्लियर है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखोगे सिर्फ। अब इसमें सोचना कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका मैं सॉल्यूशन के ऊपर बताऊं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने की जो लिगेंड्स प्रेजेंट है, वाटर, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबका सेम है। इसमें इथिलीन डायमीन और यहाँ पे ब्रोमीन। यहाँ पे देखोगे कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है वो, तो सबसे नेचर ऑफ लिगेंड्स पहले लिख लो यहाँ पे। लिगेंड्स का नेचर क्या है इसमें, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इसको मैं नंबरिंग कर दूं। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा, और ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है। तो तीनों कॉम्प्लेक्स में डेल नॉट का वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगा, ये सोच के बताओ। लोग पढ़ भी चुके हैं डेल नॉट का वैल्यू। डेल नॉट का ऑर्डर बताना बेसिकली तीनों में, तीनों कॉम्प्लेक्स 1 2 3 में डेल नॉट का ऑर्डर। बताओ सब लोग, 2 3 लोगों का आंसर आ, सब लोग बताओ तीनों कॉम्प्लेक्स में डेल नॉट का ऑर्डर। हम लोग पीछे भी पॉइंट पढ़ चुके हैं इसके लिए। सही है सब लोगों का। उसमें 2 1 3 लोगों का 3 1 2 आ रहा है नहीं। देखो उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जाकर के देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इस तीनों में EN सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन वाटर, और हेलोजन तो सबसे लास्ट में रहता है यहाँ पे। जाकर के देखो ऑर्डर, तो जो भी हेलोजन है
वो तो वाटर के बाद भी था, उसमें क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी है वो वाटर के भी बाद में है वहाँ पे। तो ब्रोमीन तो वीक लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था, तो उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे लिख करके वो याद हो जाएगा। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है सबसे ज्यादा कौन सा होगा? सेकेंड। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा उतना ज्यादा फील्ड क्रिएट करेगा, उतना डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा वहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? सेकेंड। फर्स्ट मैक्सिमम होगा, सही आ रहा था 2 1 3। ये नेचर ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पे जो आज हम लोग पहले पढ़े भी थे कि डेल नॉट की स्पेक्टर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है डेल नॉट का वैल्यू उतना ज्यादा है। ये रिलेशन निकल के आ गया। अगर डेल नॉट का ये रिलेशन आ रहा है यहाँ पे इस तीनों कॉम्प्लेक्स में 2 1 3, ये जो डेल नॉट था जो रिलेशन पीछे लिखे थे अभी, ये तो क्या था? डेल नॉट। क्लियर है? तो डेल नॉट का अगर ये आ रहा है तो लेमडा एब्जॉर्ब क्या होगा यहाँ पे? लेमडा एब्जॉर्ब इसका ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे? 3 1 2। ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाता है। रिलेशन क्या था? एच सी अपॉन लेमडा। तो जो डेल नॉट का लेमडा एब्जॉर्ब के साथ रिलेशन होगा वो क्या होगा? इनवर्सली। तो क्या आता है इसमें? 3 1 2। बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने कहाँ से निकाला? नेचर ऑफ लिगेंड से ऑर्डर आ रहा है। लेमडा डेल नॉट का आ गया तो लेमडा एब्जॉर्ब भी आ जाएगा 3 1 2। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है कि जो लेमडा एब्जॉर्ब है वो किसका सबसे ज्यादा है? थर्ड का। और लेमडा अगर थर्ड का ज्यादा है दैट मीन्स वो कौन सा कलर होगा यहाँ पे? रेड। 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 ये आई कौन, ये फर्स्ट कौन सा आ जाता है इसमें? ग्रीन। वो क्या रहेगा उसमें? ग्रीन। और सेकंड क्या आ जाता है इसमें यहाँ पे? ब्लू। फर्स्ट फर्स्ट ब्लू या ग्रीन सोच के बताना है उसमें वहां पे। सही आ रहा है वैसे, वो क्या रहेगा? ग्रीन। और ये क्या आ जाता है इसमें? ब्लू। ये पीछे जो रिलेशन वो लिखे हुए थे यहाँ पे, ये क्या था? विबजियो। ब्लू और ग्रीन, तो ग्रीन का फिर ज्यादा वहां पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। बट ये कौन सा कलर हम लोग, ये कौन सा हम लोग देख रहे हैं? एब्जॉर्ब, लेमडा एब्जॉर्ब उसका ये कलर है ये। और अगर इस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वेवलेंथ के कलर को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? यहाँ पर ये कलर तो एब्जॉर्ब कर रहा है और मुझे जो कॉम्प्लेक्स का कलर दिखेगा वो कौन सा कलर होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें यहाँ पे, ग्रीन। यहाँ पे अगर मैं इस टाइप से लिखूं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल में जो कलर होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। ये अगर ग्रीन आ रहा है यहाँ पे तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा? रेड। 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 ग्रीन का कंपल, ये क्या रहेगा? फर्स्ट में क्या जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट कौन सा था इसमें यहाँ पे? ये MH2O6 वाला। इस टाइप से लिखो यहाँ पे है। तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा? रेड। इसमें थर्ड के लिए आ गया था यहाँ पे, फिर फर्स्ट और ये सेकेंड। थर्ड के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का, तो थर्ड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा हम लोग इस ऑर्डर में लिखा है यहाँ पे कि थर्ड का जो एक्चुअल कलर होगा वहां पे, तो रेड अगर आ रहा है यहाँ पे तो रेड का क्या होगा यहाँ पे? रेड के रिस्पेक्ट में देखें हम लोग अगर यहाँ पे, वेट करो, ग्रीन। तो रेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा तुम्हारा? ग्रीन। रेड अगर कलर एब्जॉर्ब कर रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा तो वो क्या रहेगा तुम्हारा इसमें? ग्रीन। अब हमको यहाँ पे अगर सेकंड की बात कर लें यहाँ पे, तो सेकंड कौन सा कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है वहां पे? ब्लू। ब्लू। और ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है अगर वो, उसका क्या रहेगा वहां पे? ऑरेंज। 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 ऑरेंज है क्या ऑप्शन में? ऑरेंज ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या करो? उसके आसपास कौन सा है?
green, नहीं, ग्रीन ब्लू के अपोजिट देखना था। ब्लू के अपोजिट तो ऑरेंज होना चाहिए था, Red. बट वो है नहीं। तुम लोग क्या बोल पाएंगे वहां पे? रेड रेड रेड। रेड Red. वो क्या जाता वहां पे? रेड। मैंने ये भी बताया था स्टार्टिंग में, अगर कि अगर वो ऑप्शन है तो उसके आसपास का भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा? रेड। और फर्स्ट का क्या आ जाएगा फिर तुम्हारा? फर्स्ट में क्या आ रहा था? ग्रीन। वो भी रेड। एक मिनट, वो देख चेक कर लेते हैं। वो एक्चुअल में कलर क्या है? वो एब्जॉर्ब जो आ रहा है वहां पे ग्रीन। तो ग्रीन अगर आ रहा है तो वो भी क्या होगा उसमें? एक मिनट। Red. रेड, बट वो ऑप्शन में नहीं है इसमें। इसमें कुछ करेक्शन होगा यहाँ पे, हम लोग देख लेते हैं इसके। इसमें एक ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे ब्लू। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें, तो कुछ ब्लू आना चाहिए था, क्योंकि बाकी ऑप्शन में तो उसी टाइप से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट का जो वेवलेंथ है यहाँ पे, ये क्या होगा? रेड। ग्रीन और ब्लू। तो ग्रीन अगर आ रहा है वहां पे, सर नहीं समझे सर, आपने ही नहीं, मैं बोला कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ तक तो क्लियर है। इसमें यहाँ पे है, Complementary इसमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, क्लियर देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ तक तो क्लियर है इसमें। कंप्लीमेंट्री कलर का हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड तुम्हारा आ रहा है इसमें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसके लिए लेमडा का जो वैल्यू होगा, ये लेमडा एब्जॉर्ब, ये रिलेशन क्लियर है यहाँ पे। मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। शायद कुछ कलर में यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंट होगा। ये जैसे ऑर्डर आ गया यहाँ पे है, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा उसका ये ऑर्डर आ जाता है यहाँ पे 213, क्योंकि ये इथिलीन डायमीन को सबसे स्ट्रॉन्ग 213। और ये अगर ऑर्डर आ रहा है 213 का, तो लेमडा एब्जॉर्ब का क्या होगा इसमें? 312 स्टेप से आ जाता है लेमडा एब्जॉर्ब। तो जो थर्ड है इसमें, तो थर्ड का क्या रहेगा इसमें? यहाँ पे हम लोग ये कलर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा इसमें? यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो रेड होगा उसमें, जो गिवन ऑप्शन है। फिर क्या होगा इसमें? फर्स्ट। तो फर्स्ट में उसके बाद जो लॉन्गेस्ट होगा वो क्या होगा? यहाँ पे गिव जीरो आ रहा था, दैट मीन्स ग्रीन। और फिर क्या होगा इसमें? यहाँ पे ब्लू। इसमें क्या रहा था? यहाँ पे ग्रीन एंड देन ब्लू। ये ऑर्डर आ जाता लेमडा एब्जॉर्ब का। इसी का जस्ट उल्टा सोचना था यहाँ पे, कि फर्स्ट का क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये थर्ड का। तो थर्ड का तो ग्रीन आ जाता यहाँ पे। तो थर्ड में यहाँ पे सोचना था कि ये किसके लिए था? रेड के लिए। और ये अगर रेड के लिए आ रहा यहाँ पे है, तो रेड का कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा उसके सामने जाकर के देखना था। ग्रीन ग्रीन। तो रेड का कंप्लीमेंट्री ग्रीन। ये एक्चुअल कलर आ गया कॉम्प्लेक्स कलर ग्रीन। सेकंड वाले का देखना था यहाँ पे, सेकंड का एक्चुअल कलर क्या आ रहा था यहाँ पे? ये जो ब्लू एब्जॉर्ब आ रहा था, एब्जॉर्ब हो गया था ब्लू। ये अगर ब्लू कलर के एक्चुअल में जो कंप्लीमेंट्री कलर होगा वो क्या आ जाएगा उसका? रेड। उसी के आसपास का, अगर डायरेक्टली मैच नहीं कर रहा है ये क्या था यहाँ पे है? ब्लू अगर आ रहा था तो वो क्या होगा? रेड। सेकंड का। अब क्या होगा? इसमें फर्स्ट बच गया, तो फर्स्ट का एक्चुअल में क्या आ रहा था यहाँ पे? ग्रीन, क्योंकि सबसे वेवलेंथ क्या है इसका? बीच में आ रहा था, और वो बीच में आ रहा है ग्रीन। तो उसका भी जो उसका अपोजिट होगा वहां पे, तो ग्रीन के अपोजिट वो भी क्या होगा? रेड। रेड ही आ जाए, क्योंकि उसके जस्ट बगल में तो ब्लू है यहाँ पे। बट इसमें करेक्ट यहाँ पे देखता हूँ, क्वेश्चन में देखता हूँ फिर क्या है। बाकी इसमें एक ब्लू ही बच रहा था, जिसको ब्लू अभी कर सकते हैं यहाँ पे। ये रहा यहाँ पे। तो लास्ट वाले का ब्लू कर दो, क्योंकि ऑप्शन में एक ब्लू भी है यहाँ पे। लास्ट वाले का एक ब्लू कर दोगे यहाँ पे। बाकी वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है किस तरीके से आ रहा है वहां पे।
तो फर्स्ट का क्या आ जाता है इसमें, ब्लू, फिर ग्रीन और रेड। तो ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखता हूँ, इसमें कुछ करेक्शन हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। बाकी इसका जो लास्ट वाला से पार आ रहा था, तो वो कलर कुछ अलग हो सकता है, दिया रहे वहाँ पर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। तो उसका आंसर आ रहा था इसमें। तो क्वेश्चन तो नोट करो पहले, इसको क्वेश्चन नोट करके ये ऑर्डर अभी लिख लो यहाँ पे कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का कलर होगा वो ब्लू, रेड, ग्रीन इस टाइप से। तो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली लॉजिक वही है कि जो इनर जो कलर को एब्जॉर्ब करता है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो वहाँ पे क्या होगा, वही फाइनली कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वहाँ पे। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे थे कलर कोऑर्डिनेशन का। फर्स्ट पार्ट क्या आ रहा था, दैट मीन डीडी ट्रांजिशन। एक दो क्वेश्चन और तुम्हारे बुकलेट में, वहाँ पे खुद से देखोगे क्या रहेगा। नेक्स्ट है इसमें चार्ज ट्रांसफर। सेकंड पॉइंट क्या था इसमें, चार्ज ट्रांसफर। इसको समझते हैं, चार्ज ट्रांसफर क्या होता है यहाँ पर। चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर का एक स्टेटमेंट है यहाँ पे है कि जब डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा होगा, दैट मीन्स वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर के कारण कुछ कंपाउंड कलर शो कर पाता है। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लोगे, इन सम कॉम्प्लेक्सेस, इन सम कॉम्प्लेक्सेस, इन सम कॉम्प्लेक्सेस कलर इज एब्जॉर्ब्ड, color is absorbed in spite of no unpaired electron, no unpaired electron, no unpaired electron. Color is absorbed in spite of no unpaired electron. This is because of this is because of transfer of charge from transfer of charge. This is because of transfer of charge from ligands to the central metal. Ligands to the central metal. और इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे MnO4 माइनस, नेक्स्ट है इसमें Cr2O7 2 माइनस, इसके अलावा CrO4 -2। इस पॉइंट को लिखोगे यहाँ पे, पॉइंट में रीड कर देता हूँ कि इन सम कॉम्प्लेक्सेस कलर इज एब्जॉर्ब्ड इन स्पाइट ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल। अब जैसे कि MnO4 MnO4 में सेंट्रल मेटल के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालो Mn का।
Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है वहां पे? +7। 3 प्लस नहीं, प्लस +3 नहीं होगा। O का क्या लेना है वहां पे? +2 +2 ऑक्सीजन का क्या लोगे यहाँ पे? -2। कोई भी कंपाउंड हो यहाँ पे कि KMnO4 हो, पोटासियम पर मैग्नेट, इसी में तो K को हटा के माइनस आया है, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये पता होना चाहिए इतना तो। सही है। अब सब लोगों के +7, तो क्या रहेगा उसमें? +7। ऑक्सीजन का क्या लेते हैं हम लोग? -2 इन जनरल, क्योंकि तुम लोग पहले पढ़े भी होंगे पीरियोडिक टेबल में या मोल कॉन्सेप्ट में सब पढ़ाए होंगे। सिमिलरली Cr2O7 2-, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। सही है बिल्कुल, सही है बिल्कुल, +6। और लास्ट वाले में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो Mn जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Mn +7 का लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो वो क्या आता है? 3d0। क्रोमियम +6 का लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो भी क्या आ जाएगा? 3d0। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। क्लियर है यहाँ पे? फिर भी ये कुछ कंपाउंड्स कलर शो करता है यहाँ पे, और इसका जो कंपाउंड्स का कलर शो करने का रीजन है वो क्या होता है? यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो सेंट्रल मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर रहा होगा। अब देखना कि यहाँ पे जो इसका कलर होता है वो कलर नोट कर लोगे। तो ये जो कलर आता है वो पर्पल कलर का होता है यहाँ पे, इस कॉम्प्लेक्स का। ये जो कंपाउंड आ रहा है इसका कलर पर्पल। सेकंड वाले का जो कलर होता है ऑरेंज। सही, अगर पहले से पता है तो ठीक है। ऑरेंज देख लो। बाकी अगर किन्हीं का म्यूट है तो ये अनम्यूट है तो म्यूट करोगे, राउंडिंग का वॉइस आ रहा होगा। CrO4-2, इसका क्या होता है? येलो। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, फिर भी ये कंपाउंड कलर शो कर रहा है। इसका रीजन क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर। बस ये याद रखना चाहिए। और इसका कलर क्या होता है ये भी ध्यान में रख लो। इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे सो सकते हो। तो मेनली DD ट्रांजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको वहाँ पे उस टाइप से यहाँ पे देखना था। बाकी ये कुछ चार्ज ट्रांसफर था तो बस यहाँ पे नहीं लिखते छोड़ देना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट रहता है इसमें, ये तुम लोग 2 एप्लीकेशन देख रहे थे CFT का। एक डेल का वैल्यू स्पेक्टर पे डिपेंड करता है और कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक और भी फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वो भी एक नया टॉपिक है, वो भी आज कंप्लीट नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन याद हम लोग देखते हैं कलर कोऑर्डिनेशन का, एक और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें इसी का। एक मिनट वेट करें, क्वेश्चन में और ले लेता हूँ यहाँ पे कलर वाला है जो तो और भी क्लियर हो। अब यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर, अब देखना है कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल तुम्हारा आ गया, यहाँ पे Mn के पास कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया? Mn जो आयन होता है वो क्या है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो चार्ज होगा, वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू चार्ज ट्रांसफर होगा। ये स्ट्रक्चर क्या होगा? Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-। यहाँ पे जो लिगेंड्स होता है वो क्या है? ऑक्सीजन को वो लिगेंड्स मान लेंगे यहाँ पे, और जो सेंट्रल मेटल है यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इसी का जो चार्ज होता है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा इस पे जो भी चार्ज है ऑक्सीजन पे। यही जो चार्ज, क्योंकि ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका जो कुछ नेगेटिव चार्ज ये कुछ Mn की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन कुछ सेंट्रल मेटल की तरफ मूव कर रहा होगा चार्ज। दैट मीन्स इसका जो इसी को क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफर। बाकी इसका कोई कॉम्प्लेक्स में अलग से नहीं रहता, मेनली इसी टाइप के कंपाउंड्स में ये चार्ज ट्रांसफर हो पाता है यहाँ पर। दैट मीन्स यही कुछ 2-3 लिमिटेड कंपाउंड्स है जिसमें कि चार्ज ट्रांसफर के कारण ये कलर शो करता है। वैसे नॉर्मली होना क्या चाहिए था? ये ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये कलर लेस होना चाहिए था, बट फिर भी ये कलर शो करता है। तो उसका रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर। बस ये याद रखना था यहाँ पर।
अब ऑक्सीडेशन स्टेट +7 कैसे आया, तो मैं बताता हूँ कैसे आया यहाँ पे। ये बाकी ये पता होना चाहिए कि MnO माइनस, तो निकालना किसका, Mn का। Mn का अगर निकालना है MnO4 माइनस, Mn का x मान लो। और ऑक्सीजन का अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या लेते हैं, -2, ऐसा कुछ पड़े हो गए, -2 इंटू 4, सॉरी इस पे क्या था, -1 चार्ज था, और राइट हैंड साइड में क्या लेते हैं, -1। ऑक्सीजन का अगर नॉर्मल हो, कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या लेते हैं, -2। जब तक वो पेरोक्साइड होगा तो फिर -1 लेंगे ऑक्सीजन का। नॉर्मल यहाँ पे ऑक्सीजन है तो क्या होगा उसमें, -2, और उसका ये स्ट्रक्चर भी होता है MnO4 माइनस का। यहाँ पे x प्लस -2, एक ऑक्सीजन का -2, 4h, -2 इंटू 4 इक्वल टू -1। ये -8 इधर आएगा तो ये क्या हो जाता है, +7। इसी तरीके से बाकी का भी निकालोगे वहां पे। इतना तो बेसिक चीजें अब आना चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसका। और जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया तो Mn+7 में कन्फिग्रेशन लिखते हैं, क्रोमियम +6 में कन्फिग्रेशन लिखोगे वो 3d0 आ जाएगा सबका। दैट मीन्स कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे अगर कलर शो कर रहा है और कंपाउंड का ये कलर जो एक्सपेरिमेंट में देखा गया इसका कलर शो करता है, तो उसका रीजन फिर बाद में बताया कि इसका रीजन क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज का ट्रांसफर हो रहा होगा लिगेंड से सेंट्रल मेटल। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ठीक है, बाकी तुम लोगों बुकलेट में 1-2 क्वेश्चन ही दिया गया वहां पे है। उसका जो कलर वाला क्वेश्चन है वो खुद से देख सकते हो वहां पे। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, एमएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेसिकली, कि TiH2O6+3 is colored while ScH2O6+3 is colorless। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये उसको से बताना है यहाँ पर। एम्स में वैसे भी एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स का सेक्शन अगर ये हो तो। ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट या इनकरेक्ट, बस ये बताना है। TiH2O6+3 is colored while scandium H2O6+3 is colorless। करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट? बताओ, कोई भी एक सोच के बताओ उसमें। करेक्ट। सही है बिल्कुल। वो क्या हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे सोचना था वहां पे, सही है सब लोगों को, क्या है करेक्ट। क्योंकि टिटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, +3। और जब टाइटेनियम +3 में लिखोगे यहाँ पे, इसमें कन्फिग्रेशन क्या आएगा इसका, 3D1, आर्गन 3D1, स्कैंडियम टिटेनियम 22, और स्कैंडियम +3 में कन्फिग्रेशन क्या आता है, 3D0। और जब 3D0 हो गया तो वो क्या होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, दैट मीन वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, कलर्ड हो पाएगा। इसका रीजन क्या होगा यहाँ पे, ये तो एसर्शन था यहाँ पे, इसका अगर रीजन पूछा जाए, ये कलर जो टाइटेनियम आयन हैज एन अनपेयर्ड। सही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से हो क्या रहा है वहां पे, डीडी ट्रांजिशन हो पाएगा वहां पे। क्लियर है, वहां पे है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या बताओगे उसमें, वहां पे डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो रीजन जो दे रखा था वहां पे कि डीडी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन स्कैंडियम
3+ बिकॉज नो डी इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंट, इसके पास कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, जबकि यहाँ पे डी ट्रांजिशन होगा। ये सेशन रीजन में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहां पे सोच सकते हो। तो ठीक है, बाकी का जो क्वेश्चन है कलर कोऑर्डिनेशन का तुम लोग खुद से देखोगे उसमें बुकलेट में। तो तुम लोगों का जो होमवर्क है आज का, एक लेक्चर फिर सैटरडे को है, तो जो सीएफटी वाला सेक्शन है डीबीटी एंड सीएफटी, तो सीएफटी वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। एक दो क्वेश्चन अगर नहीं होता उसमें 15-16 क्वेश्चन में से, तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि उसमें 5-6 पॉइंट्स है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। आज वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में तुम लोगों का कोई डाउट भी हो वो पूछ सकते हो वहां पे। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन लगाओ। डीपीपी भी करना था तुम लोगों को। डीपीपी जहां तक कर सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसका हम लोग डीपीपी भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे क्लास में ही। तो ठीक है, अभी मैं सेशन एंड करता हूँ, फिर तुम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी होगा।